कल्पना की जाए कि एक सुबह नींद खुलती है, घड़ियां बता रही हैं कि सुबह की 9 बज चुके हैं, लेकिन बाहर कदम रखने पर आसमान एकदम कोयले जैसा काला है। ये रात का वो जाना पहचाना सुकून देने वाला अंधेरा नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये कुछ अलग ही होगा। हाँ, नहीं तारों की वो हल्की टिमटिमाती हुई रोशनी है। ये एक ऐसा दम घुटू और भारी अंधेरा है जो पूरी तरह से अप्राकृतिक महसूस होता है। शुरुआत में शायद लगे कि ये सिर्फ बहुत घने बादल हैं, या शायद कोई भयंकर तूफान आने वाला है। सही कहा, लेकिन फिर घंटे बीत जाते हैं, दिन बीत जाते हैं और रोशनी कभी वापस नहीं आती। कोई सुबह नहीं होती, कोई सूर्योदय नहीं, सिर्फ एक भयानक कभी न खत्म होने वाली रात। ये एक बेहद खौफनाक विचार है। बिल्कुल, और ये कोई मौसम की खराबी नहीं है। हमारा सूर्योदय वो हमेशा के लिए बुझ चुका है। ये एक ऐसा परिदृश्य है जो किसी को भी अंदर तक कंपा सकता है। मतलब ये सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं है, बल्कि एक बहुत ही गहरी वैज्ञानिक और अस्तित्वगत पहेली है। एकदम सही। और आज के इस विस्तृत और गहन विश्लेषण में हमारी चर्चा का केंद्र एक बेहद दिलचस्प स्रोत है, द इटर्नल नाइट, लाइफ ऑन अ फ्रोजन रॉक। हाँ, ये स्रोत बहुत ही गहराई से इस विषय को छूता है। हमारा मुख्य उद्देश्य इस खौफनाक विचार प्रयोग यानी इस थॉट एक्सपेरिमेंट का वैज्ञानिक, भौतिक और मनोवैज्ञानिक स्तर पर विश्लेषण करना है। ये समझना है कि अगर सूरज हमेशा के लिए गायब हो जाए तो हमारी इस नीली और हरी दुनिया और उस पर पनपने वाले जीवन का वास्तव में क्या होगा। देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि सूरज केवल रोशनी नहीं देता। ठीक है, आइए इसे विस्तार से समझते हैं, क्योंकि ये विषय सिर्फ विज्ञान कथाओं तक सीमित नहीं है। ये हमारी पारिस्थितिकी तंत्र यानी प्रकृति के उस जटिल जाल जहां हर जीव एक दूसरे पर निर्भर है, उसके काम करने के तरीके को समझने का एक बहुत ही सटीक चश्मा है। बिल्कुल। सामान्य तौर पर सूरज को सिर्फ एक विशाल बल्ब या दिन और रात के चक्र से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन इस विश्लेषण की गहराई में जाने पर यह समझ आता है कि रोशनी तो बहुत बाद की बात है। सूरज वास्तव में जीवन की धड़कन है। हाँ, और शायद सबसे बड़ा इंजन भी। सही कहा, सूरज पूरी पृथ्वी का प्राथमिक इंजन है। यह एक विशाल थर्मोडायनामिक रिएक्टर है जो हमारे ग्रह की हर एक प्रणाली को ऊर्जा देता है। जब यह इंजन अचानक बंद हो जाएगा तो जो पहली चीज महसूस होगी वो कोई शाब्दिक खामोशी या सिर्फ अंधेरा नहीं होगा। तो वो क्या होगा? वो ऊर्जा के प्रवाह का अचानक हिंसक रूप से रुक जाना होगा। पृथ्वी प्रणाली में जो गर्माहट है, हवाओं में जो गतिशीलता है, वो सब खत्म होने लगेगी। मतलब सब कुछ शांत होने लगेगा? हाँ, इसे ऐसे समझा जा सकता है जैसे किसी तेज रफ्तार से भागती हुई विशाल मशीन का पावर प्लग अचानक खींच लिया गया हो। बाप रे! और इस ऊर्जा के रुकने का जो सबसे पहला प्रभाव होगा वो भौतिक या ढांचागत नहीं होगा, बल्कि पूरी तरह से जैविक होगा। ये बात स्रोत में बहुत ही दिलचस्प तरीके से बताई गई है कि तापमान तुरंत शून्य से नीचे नहीं गिरेगा। बिल्कुल, ऐसा नहीं होगा कि पलक झपकते ही सब कुछ बर्फ में तब्दील हो जाए। हाँ, लेकिन तापमान लगातार बिना रुके गिरेगा। और सबसे भयानक बात यह है कि प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस तुरंत रुक जाएगा। यहाँ जो सबसे रोचक बात है वो ये है कि जीवन का पूरा ताना बाना किस तरह से एक ही अदृश्य धागे से बंधा है। प्रकाश संश्लेषण कोई धीमी प्रक्रिया नहीं है। मतलब ये रोशनी के साथ ही जुड़ा है ना? बिल्कुल, ये फोटॉन्स पर निर्भर करती है। जैसे ही सूरज की किरणें गायब होंगी, पौधों की पत्तियों पर फोटॉन्स गिरना बंद हो जाएंगे। उसी माइक्रोसेकंड में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को ग्लूकोज और ऑक्सीजन में बदलना बंद कर देंगे। अच्छा, तुरंत ही? हाँ, ऑक्सीजन का नया उत्पादन तुरंत ठप हो जाएगा। इसका सीधा मतलब है कि दुनिया भर की फसलें मुरझाने लगेंगी, विशाल जंगल कमजोर पड़ने लगेंगे। और चूंकि पौधे हमारी खाद्य श्रृंखला की सबसे बुनियादी नींव है, इसलिए कुछ ही दिनों में पूरी पारिस्थितिकी प्रणाली ताश के पत्तों की तरह ढहने लगेगी। एकदम सही। पहले शाकाहारी जानवर भूख से तड़पेंगे, और जब शाकाहारी जानवर खत्म हो जाएंगे तो उन पर निर्भर रहने वाले शिकारी जानवर भी भूखे मरेंगे। यह एक मूक लेकिन अत्यंत विनाशकारी पतन होगा। बिल्कुल, ये भूख और ठंड का एक ऐसा चक्र होगा जिसे रोका नहीं जा सकेगा। अगर इसे एक उदाहरण से समझा जाए तो पृथ्वी की तुलना एक ऐसे विशाल और शानदार घर से की जा सकती है जिसकी सेंट्रल हीटिंग अचानक बिना किसी चेतावनी के अनप्लग कर दी गई हो। ये बहुत ही सटीक एनालॉजी है ना?
जब ऐसा होता है तो घर के अंदर की गर्माहट तुरंत खत्म नहीं होती। घर की दीवारें, फर्नीचर और हवा कुछ समय तक उस बची हुई गर्मी को रोक के रखते हैं। शुरुआत में शायद सिर्फ एक हल्की सी ठंडक महसूस हो, जैसे सर्दियों की कोई आम सुबह हो। हाँ, लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा दीवारों में जमा गर्मी खत्म हो जाएगी और वो बाहरी ठंड हड्डियों तक पहुंचने लगेगी। मौत की उल्टी गिनती उसी पल शुरू हो जाती है जब हीटिंग बंद होती है, भले ही असल कुछ दिनों बाद दिखे। और इसी धीमी गति से होने वाले पतन के कारण मानव मनोविज्ञान बहुत ही अजीब तरीके से प्रतिक्रिया करेगा। अजीब कैसे? मतलब इंसान तुरंत घबराएंगे नहीं, क्योंकि हमारा दिमाग इतने बड़े पैमाने के विनाश को तुरंत स्वीकार ही नहीं कर पाता। ये तो मानव स्वभाव है, हम डिनायल में चले जाते हैं। बिल्कुल। पहले गहरी उलझन होगी, लोग आसमान की तरफ देखेंगे, सवाल पूछेंगे, सरकारें आपातकालीन बैठकें बुलाएंगी, जनता को शांत करने के लिए न्यूज चैनलों पर बयान जारी किए जाएंगे कि सब ठीक हो जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, दुनिया भर के वैज्ञानिक अपनी दूरबीनों और सैटेलाइट डेटा को खंगालेंगे कि क्या कोई ब्रह्मांडीय घटना हुई है, क्या ये कोई वायुमंडलीय रुकावट है। लेकिन विडंबना ये है कि ये सारे प्रतिक्रियाएं, ये सारे जवाब निरर्थक होंगे। एकदम निरर्थक। जब प्रकृति का बुनियादी आधार ही खत्म हो चुका होगा तो कारण जानने से कोई समाधान नहीं निकलेगा। बाहर अंधेरा वहीं रहेगा और वो जमा देने वाली ठंड लगातार बढ़ती जाएगी। और जब जीव विज्ञान हार मान लेगा, उसके बाद हमारी भौतिक और ढांचागत प्रणालियां, यानी हमारे बनाए गए सिस्टम भी उस ठंड के आगे घुटने टेकने लगेंगे। हाँ, और ये पतन बहुत तेज होगा। स्रोत के विश्लेषण से पता चलता है कि कुछ ही हफ्तों में वैश्विक तापमान 0 से बहुत नीचे चला जाएगा और इसके साथ ही पृथ्वी की सबसे महत्वपूर्ण प्रणालियों में से एक जल चक्र पूरी तरह से ठप हो जाएगा। सूरज की गर्मी के बिना वाष्पीकरण यानी पानी का भाप बनना पूरी तरह रुक जाएगा। ये एक बहुत ही भयानक स्थिति होगी। वाष्पीकरण के बिना नए बादल नहीं बनेंगे। जो बादल आसमान में मौजूद होंगे वे अपनी नमी बर्फ के रूप में गिराकर खत्म हो जाएंगे और उसके बाद बारिश का कोई नामो निशान नहीं होगा। पृथ्वी पूरी तरह से सूखी, ठंडी और शांत हो जाएगी। कुछ ही महीनों में वैश्विक तापमान -40 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाएगा। -40 डिग्री सेल्सियस। ये सिर्फ एक संख्या नहीं है। बिल्कुल नहीं। इस तापमान पर अगर कोई इंसान बाहर सांस छोड़ता है तो हवा में मौजूद नमी तुरंत बर्फ के छोटे छोटे क्रिस्टल में बदल जाती है। कार के इंजनों के अंदर का तेल जमकर ठोस हो जाता है, जिससे मशीनें बेकार लोहे के डिब्बे बन जाती हैं। लेकिन यहाँ एक चुनौती भरा सवाल मन में आता है। क्या सवाल? मैं सोच रही थी, क्या इंसान अपनी उन्नत तकनीक, अपने विशाल बिजली घरों और ऊर्जा संयंत्रों के बल पर खुद को गर्म नहीं रख सकते? हमने तो परमाणु ऊर्जा और कोयले से चलने वाले इतने विशाल पावर ग्रिड बना रखे हैं जिन्हें सीधे तौर पर सूरज की रोशनी की जरूरत नहीं होती। ये एक बहुत ही स्वाभाविक सवाल है। कागजों पर देखा जाए तो परमाणु रिएक्टरों को सूरज की जरूरत नहीं है। तो फिर समस्या कहाँ है? समस्या है सिस्टम के ढहने में। जब हम पूरी प्रणाली के पतन की बात करते हैं तो हमें मांग और आपूर्ति के गणित को समझना होगा। मतलब डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। बिल्कुल। कल्पना की जाए कि 100 लोग एक ही स्ट्रॉ से एक साथ पानी खींचने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में पानी किसी को नहीं मिलेगा, बल्कि स्ट्रॉ ही पिचक जाएगी। अरे बाप रे। ठीक यही हमारे पावर ग्रिड के साथ होगा। -40 डिग्री में शहरों में हर घर, हर इमारत खुद को गर्म रखने के लिए पूरी क्षमता से हीटर चलाएगी। हीटिंग की इस भयानक और निरंतर मांग के कारण पावर ग्रिड कुछ ही घंटों में ओवरलोड हो जाएंगे। इसका मतलब है कि तकनीक हमें बचा नहीं पाएगी? बिल्कुल नहीं। अत्यधिक मांग के कारण तारों में इलेक्ट्रॉन्स का घर्षण इतना बढ़ जाएगा कि तार पिघलने लगेंगे, ट्रांसफार्मर फटेंगे और एक के बाद एक पूरे महाद्वीपों में पावर फेलियर होगा। हाँ, इसके साथ ही आपूर्ति श्रृंखला पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएगी। जमी हुए सड़कों और जमे हुए ईंधन के कारण कोयला या अन्य संसाधन पावर प्लांट तक नहीं पहुंच पाएंगे। और जो परमाणु रिएक्टर चालू भी रहेंगे, उन तक काम करने वाले कर्मचारी नहीं पहुंच पाएंगे। सही कहा। हन तकनीक हमें शायद कुछ दिनों या हफ्तों के लिए बचा सकती है, लेकिन अनंत काल तक नहीं। ये सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। लेकिन सतह पर तो मौत का तांडव होगा। समुद्रों का क्या होगा? क्या वे पूरी तरह से ठोस बर्फ में बदल जाएंगे? देखिए, समुद्रों के साथ जो होगा वो प्रकृति के कुछ बचे हुए चमत्कारों में से एक होगा। चमत्कार? कैसे? भौतिकी का एक बहुत ही अद्भुत नियम है। पानी जब बर्फ बनता है तो उसका घनत्व कम हो जाता है, इसीलिए बर्फ हमेशा पानी की सतह पर तैरती है। अच्छा, हाँ। इसके कारण समुद्र ऊपर से नीचे की ओर जमने लगेंगे।
सतह पूरी तरह से बर्फ की 1 किलोमीटर मोटी चादर में बदल जाएगी। लेकिन नीचे क्या होगा? ये बर्फ की चादर नीचे के पानी के लिए एक इंसुलेशन का काम करेगी, बिल्कुल एक कंबल की तरह। महासागरों की गहराई में पानी तरल ही रहेगा। तो क्या वहाँ जीवन सुरक्षित रहेगा बिना सूरज की रोशनी के? हाँ, लेकिन केवल एक खास तरह का जीवन। गहरे समुद्र के वे जीव जो कभी सूरज की रोशनी पर निर्भर नहीं रहे। क्या वे हाइड्रोथर्मल वेंट्स में जीव हैं? बिल्कुल, वे हाइड्रोथर्मल वेंट्स के आसपास रहते हैं। ये समुद्र तल में मौजूद वे दरारें हैं जहां से पृथ्वी के अंदर की ज्वालामुखी गर्मी और रसायन बाहर निकलते हैं। तो वे प्रकाश संश्लेषण के बजाय कुछ और इस्तेमाल करते हैं? हाँ, वे रसायन संश्लेषण या कीमोसिंथेसिस पर निर्भर करते हैं। वे सूरज की रोशनी के बजाय पृथ्वी के अंदर से निकलने वाले हाइड्रोजन सल्फाइड का उपयोग करके ऊर्जा बनाते हैं। तो उनके लिए सूरज का होना या ना होना बराबर है? एकदम। उनके लिए सूरज का बुझ जाना कोई मायने नहीं रखता। उनके लिए दुनिया वैसी ही रहेगी जैसी पहले थी। ये एक बहुत ही गहरा विचार है कि हमारे ऊपर कयामत आ चुकी होगी और महासागरों की गहराइयों में जीवन अपनी उसी धीमी गति से चलता रहेगा। प्रकृति का अपना एक अलग ही संतुलन है। लेकिन यहाँ यह विषय और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाता है। अभी तक हमने बात की कि अंत कैसा होगा, लेकिन ये सब शुरू कैसे हुआ? हमारी दुनिया को इस स्थिति में धकेलने वाला कारण क्या हो सकता है? सूरत में इसके 3 संभावित कारणों का जिक्र किया गया है, और सच कहूं तो जब इन पर गौर किया जाए तो हर कारण पिछले वाले से ज्यादा खौफनाक लगता है। मैं भी यही सोच रही थी। पहला कारण है ब्रह्मांडीय धूल का कोई विशाल बादल जो पृथ्वी और सूरज के बीच आ जाए। हाँ, इतिहास में हमने इसका एक बहुत छोटा लेकिन विनाशकारी रूप देखा है। हाँ। क्या आप तंबोरा ज्वालामुखी की बात कर रहे हैं? बिल्कुल। 1815 में जब इंडोनेशिया में माउंट तंबोरा का ज्वालामुखी फटा था, तो उसकी राख और धुएं ने वायुमंडल को इस कदर ढक लिया था कि सूरज की रोशनी धरती तक नहीं पहुंच पा रही थी। हाँ, उस साल को बिना गर्मियों वाला साल कहा गया था। हाँ, दुनिया भर में तापमान गिर गया था। जून के महीने में बर्फबारी हुई थी और फसलें बर्बाद हो गई थी। लेकिन यहाँ जिस ब्रह्मांडीय धूल की बात हो रही है, वो उस ज्वालामुखी विस्फोट से करोड़ों गुना बड़ी होगी। एकदम सही। अंतरिक्ष हमेशा खाली नहीं होता, उसमें गैस और धूल के विशाल नेबुला या बादल तैरते रहते हैं। को अगर हमारा सौर मंडल ऐसे किसी बादल से गुजरे तो वो बादल एक पर्दे की तरह काम करेगा। बिल्कुल। वो पूरी तरह से और वैश्विक स्तर पर सूरज की रोशनी को सोख लेगा। मतलब सूरज अपनी जगह पर होगा, जल रहा होगा, लेकिन उसकी एक भी किरण पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाएगी। हाँ, ये एक तरह का ब्रह्मांडीय ग्रहण होगा जो कभी खत्म नहीं होगा। दूसरा कारण और भी ज्यादा चौंकाने वाला है, सूरज का बस भौतिक रूप से गायब हो जाना। अगर सूरज सच में ब्रह्मांड से मिट जाए तो क्या होगा? स्रोत के अनुसार न केवल रोशनी जाएगी बल्कि उसका गुरुत्वाकर्षण भी खत्म हो जाएगा। ये गुरुत्वाकर्षण का पहलू सबसे ज्यादा खतरनाक है। अगर हम इसे व्यापक दृष्टिकोण से देखें तो इसे ऐसे समझा जा सकता है। कल्पना की जाए कि एक धागे से एक पत्थर को बांधकर गोल गोल घुमाया जा रहा है। ठीक है। यहाँ धागा सूरज का गुरुत्वाकर्षण है और पत्थर हमारी पृथ्वी है। जब तक धागा मौजूद है, पत्थर एक वृत्ताकार कक्षा में घूमता रहता है। लेकिन अगर वो धागा अचानक टूट जाए तो पत्थर गोल नहीं घूमेगा, वो छिटक जाएगा। बिल्कुल, वो सीधे एक दिशा में अंतरिक्ष के अनंत शून्य की ओर छिटक कर निकल जाएगा। यानी पृथ्वी सीधे अंतरिक्ष के अनंत अंधेरे में बहकने लगेगी। ये तो सोचकर ही डर लगता है। हाँ, हमारी पृथ्वी 1,07,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सूरज की परिक्रमा कर रही है। सूरज के गायब होते ही पृथ्वी इसी भयानक रफ्तार से एक सीधी रेखा में गहरे अंतरिक्ष की ओर निकल पड़ेगी। पूरा सौर मंडल ही बिखर जाएगा। हाँ, लेकिन यहाँ एक दिलचस्प वैज्ञानिक तथ्य यह भी है कि सूरज के गायब होने पर भी पृथ्वी तुरंत पूरी तरह से नहीं जमेगी। वो कैसे? अभी तो हमने बात की कि सब कुछ जम जाएगा। बाहर से हाँ, लेकिन पृथ्वी का अपना एक आंतरिक ताप है। इसका कोर, जो लोहे और निकल से बना है, रेडियोधर्मी प्रक्रियाओं के कारण बेहद गर्म है। लगभग सूरज की सतह जितना ही गर्म है ना? बिल्कुल। यह कोर भूमिगत गर्मी बनाए रखेगा। सतह पर भले ही तापमान -100 डिग्री तक चला जाए, लेकिन जमीन के कई किलोमीटर नीचे वो गर्मी छिपकर जीवित रहने की एक छोटी सी उम्मीद को जिंदा रखेगी। एक बहुत ही बारीक सी उम्मीद। और फिर आता है तीसरा कारण, जिसने सच में दिमाग को झकझोर कर रख दिया। हाँ, ये वाला सबसे अलग है। क्या हो अगर ये कोई ब्रह्मांडीय या भौतिक घटना हो ही ना? क्या हो अगर ये पूरी तरह से एक मनोवैज्ञानिक या न्यूरोलॉजिकल विफलता हो? मानव मस्तिष्क ही प्रकाश को प्रोसेस करने की क्षमता खो दे। ये विज्ञान और मनोविज्ञान के बीच का एक बेहद डरावना बिंदु है।
देखिए, देखने की प्रक्रिया सिर्फ आंखों तक सीमित नहीं है। मतलब आंखें तो सिर्फ माध्यम है। बिल्कुल, आंखें केवल फोटॉन्स को ग्रहण करती हैं, लेकिन असल में देखता हमारा दिमाग है, दिमाग का विजुअल कॉर्टेक्स। तो अगर हमारे दिमाग में ही कुछ गड़बड़ हो जाए? हाँ, अगर किसी अज्ञात वायरस या न्यूरोलॉजिकल म्यूटेशन के कारण पूरी मानव जाति का विजुअल कॉर्टेक्स उन सिग्नल्स को डिकोड करना बंद कर दे, तो क्या होगा? वास्तविकता में सूरज चमक रहा होगा, दुनिया वैसी ही होगी, फूल खिल रहे होंगे, लेकिन हमारे दिमाग में जो वायरिंग है वो उसे सिर्फ अंधेरा समझेगी। क्या हमें कभी इस बात का फर्क पता चलेगा कि सूरज सच में बुझ गया है या हमारी आंखें और हमारा अपना दिमाग हमें धोखा दे रहे हैं? शायद कभी नहीं। हम तो यही मानेंगे कि दुनिया खत्म हो गई है, जबकि असल में सिर्फ हमारा नजरिया खत्म हुआ होगा। बिल्कुल, अगर हमारी धारणाएं बदल जाए तो हमारे लिए वही वास्तविकता बन जाती है। लेकिन कारण चाहे जो भी हो, ब्रह्मांडीय धूल का बादल, सूरज का गायब होकर गुरुत्वाकर्षण का टूटना या हमारा मनोवैज्ञानिक पतन, उसका अंतिम परिणाम इंसानियत के लिए एक ही होगा। एक ऐसी दुनिया जहां रोशनी नहीं है, प्राकृतिक गर्माहट नहीं है और वो जीवन नहीं है जिसे हम आज जानते हैं। एकदम सही। चूंकि सतह पूरी तरह से बर्फ और मौत का मैदान बन चुकी होगी, इसलिए मानव जाति के पास बचने का केवल एक ही रास्ता होगा, जमीन के नीचे जाना। हाँ, और ये केवल एक भौतिक पलायन नहीं होगा, ये मानव इतिहास का सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक और सांस्कृतिक बदलाव होगा। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी किसी नीले और हरे जीवंत ग्रह की तरह नहीं दिखेगी। बिल्कुल नहीं, वो एक मृत, शांत और बर्फीली चट्टान की तरह दिखेगी, बिल्कुल मंगल ग्रह या बृहस्पति के चंद्रमा यूरोपा की तरह। इंसानियत को अपना पूरा अस्तित्व, अपनी पूरी सभ्यता फिर से परिभाषित करनी होगी। सतह पर रहना तो असंभव होगा, इसलिए उन्हें पृथ्वी के कोर के करीब जाना होगा। वे विशाल भूमिगत शहरों में रहेंगे जो पृथ्वी की उसी आंतरिक गर्मी, जियोथर्मल एनर्जी से अपनी ऊर्जा प्राप्त करेंगे। और भोजन का क्या? खेती तो हो नहीं सकती। पारंपरिक खेती का तो अंत हो जाएगा, इसके बजाय हाइड्रोपोनिक खेतों का उपयोग होगा। मतलब बिना मिट्टी वाली खेती? हाँ, ऐसी खेती जहां मिट्टी की नहीं बल्कि खनिजों से भरे पानी की जरूरत होती है। विशाल भूमिगत कक्षों में एलईडी की कृत्रिम रोशनी के नीचे फसलें उगाई जाएंगी। ये एक पूरी तरह से कृत्रिम, नियंत्रित और बंद पारिस्थितिकी तंत्र होगा। तो इस सब का क्या मतलब है? इस पूरी चर्चा का, इस डरावने विचार प्रयोग का अर्थ क्या निकलता है? इसका भावनात्मक पहलू बहुत गहरा है। बिल्कुल। जरा उन पीढ़ियों के बारे में सोचा जाए जो इस अंधेरे युग में जमीन के कई किलोमीटर नीचे पैदा होंगी। उन बच्चों के बारे में जिन्होंने कभी आसमान नहीं देखा। उनके लिए ये सब कैसा होगा? उनके लिए नीले आसमान, तैरते हुए बादलों, बारिश की बूंदों और सूरज की सुनहरी धूप की यादें केवल किस्से बन जाएंगी। माता पिता अपने बच्चों को सुलाते वक्त एक विशाल आग के गोले की कहानियां सुनाएंगे जो कभी हमारे सिर के ऊपर आसमान में चमकता था। इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है। जैसे जैसे सदियां बीतेंगी, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाते जाते ये कहानियां अपनी सच्चाई खोने लगेंगी। वे मिथक बन जाएंगे। हाँ, लोग सोचेंगे कि आसमान में आग का गोला होना वैज्ञानिक रूप से असंभव है। वो सूरज जो कभी हमारा जीवन दाता था, भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक काल्पनिक परिकथा बन जाएगा जिस पर कोई यकीन नहीं करेगा। इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण और गहरा सवाल खड़ा होता है कि हम अपने दैनिक जीवन में सूरज को कितना महत्वहीन मान लेते हैं। अक्सर हम इस पर ध्यान ही नहीं देते, है ना? गर्मियों में हम शिकायत करते हैं कि आज धूप बहुत तेज है, या बारिश न होने पर मौसम को कोसते हैं। लेकिन ये विचार प्रयोग हमें ये स्पष्ट रूप से दिखाता है कि सूरज सिर्फ आकाश में चमकने वाला एक तारा नहीं है। यह हमारे वजूद का, हमारे होने का एक लौता कारण है। सूरज के बिना पृथ्वी केवल एक भटकता हुआ, खामोश और जमा हुआ पत्थर है। सच में पृथ्वी पर मौजूद कोई भी चीज हमारी अपनी नहीं है। हमारा हर एक सांस लेना, पानी का हर एक घूंट जो हम पीते हैं, हवा का हर एक झोंका जो हम महसूस करते हैं, सब कुछ उसी एक तारे की असीमित ऊर्जा का सीधा परिणाम है। ये हमें ये भी एहसास कराता है कि हमारी सारी तकनीक, हमारे बनाए गए विशाल शहर, हमारा सारा मानवीय अहंकार उस ब्रह्मांडीय पैमाने और प्रकृति की विशाल शक्ति के सामने कितने छोटे और बौने हैं। एकदम सही बात है। इस गहन विश्लेषण को समेटते हुए ये बात पूरी तरह से स्पष्ट हो जाती है कि हमारा जीवन बहुत ही नाजुक परिस्थितियों के एक अत्यंत सूक्ष्म संतुलन पर टिका है। बहुत ही नाजुक संतुलन। हम ब्रह्मांड के एक बहुत ही अनोखी और असाधारण घटना का हिस्सा है
जो पूरी तरह से उस आग के गोले पर निर्भर है जो हमसे 15 करोड़ किलोमीटर दूर अंतरिक्ष में जल रहा है। ये सचमुच हमारे अस्तित्व की नश्वरता को दर्शाता है। ये सिखाता है कि जो चीजें हमें स्थायी लगती हैं, वे ब्रह्मांड के पैमाने पर केवल एक पल भर की घटना हो सकती हैं। बिल्कुल। और अब इस विश्लेषण के अंत में एक ऐसा विचार जो शायद इस पूरे परिदृश्य को पूरी तरह से पलट दे। कैसा विचार? एक ऐसा सवाल जो हमें और भी गहराई में सोचने पर मजबूर कर दे। ये स्रोत सामग्री में नहीं लिखा है, लेकिन ये इस चर्चा का एक स्वाभाविक और खौफनाक विस्तार है। जरा सोचिए, मानवता उस अंतहीन अंधेरे में जीवित रहती है। हजारों सालों तक वे जमीन के नीचे रहते हैं। हाँ, पीढ़ियां गुजर जाती हैं। उनकी आंखें, उनकी त्वचा, उनका पूरा शरीर उस घने अंधेरे और हल्की कृत्रिम रोशनी के पूरी तरह अनुकूल हो जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे गहरी गुफाओं में रहने वाले जीवों का होता है। उनकी आंखों की पुतलियां बड़ी हो चुकी हैं, उनकी त्वचा से मेलेनिन खत्म हो चुका है। उनके लिए वही अंधेरा सामान्य जीवन बन चुका है। और फिर अचानक एक दिन, हजारों सालों बाद, वो ब्रह्मांडीय धूल का बादल छन जाता है, या वो मनोवैज्ञानिक रुकावट दूर हो जाती है और सूरज वापस निकल आता है। वो पहली किरण जो बर्फ को चीरती हुई उस भूमिगत सभ्यता तक पहुंचेगी। क्या होगा उस क्षण? क्या वो जीवनदायिनी रोशनी उस नई पीढ़ी के लिए एक नई प्रलय नहीं बन जाएगी? ये तो बहुत ही भयानक होगा। उनकी संवेदनशील आंखों के लिए वो रोशनी एक अंधा कर देने वाला लेजर बन जाएगी, और उनकी त्वचा के लिए वो धूप एक घातक रेडिएशन। क्या वो रोशनी जिसे हम आज जीवन मानते हैं, भविष्य की उस पीढ़ी के लिए सबसे बड़ा डर और विनाश का कारण नहीं बन जाएगी? ये एक ऐसा सवाल है जो सच में रातों की नींद उड़ा सकता है। बिल्कुल। इस खौफनाक लेकिन जरूरी विचार के साथ हम आज के इस गहन विश्लेषण को यहीं समाप्त करते हैं। ब्रह्मांड की विशालता और हमारे अस्तित्व की इस नाजुक डोर पर विचार करते रहिए।